नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनागिरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी चूड़े जुड़े हैं। आज हम देख रहे हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिना देरी किए हुए सीधे डिम्पी के पास चलते हैं। डिम्पी, 2:31 ट्रेड करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी। चुनौती बड़ी है, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है। फटाफट आराम से आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इसका सबसे सरल सा जवाब है कुछ ना करें, कुछ भी ना करें। बाजार ना आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देने जा रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। मनीष जी, कल की बात तो आपने बता दी कि कल हमने ये कहा था कि वीक है और वीक हैंड से जाएगा तो ये एसटीबीटी करके जाओ। आज ना सुबह सुबह भी हमने ना कम से कम मेरे को जितना याद है मैंने 6-7 बार ये बात बोली और कई बार डंके की चोट पे बोली कि आप रुक जाओ, बाजार को आने दो अपने लेवल्स पे, आप खड़े हो जाओ 20,800 के आसपास और ये भगवान से प्रार्थना करो कि 20,800, हे भगवान मैंने 20,800 का एक बिट डाली हुई है, आप उसमें मेरा माल प्लस करवा दो। मैं फिर 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 100 पॉइंट कमाऊंगा, आप ऐसा कुछ करवा दो मेरे लिए। और आप रुके रहना। उस समय तो निफ्टी ज़्यादा टूटा भी नहीं था। अगर आपने रुके रहे और हमारी बात सुबह आपने मानी जानी ये बात, तो बाजार ने आपको 20,800 पे आने का मौका दिया। आज का इंट्राडे लो लगा हुआ है 20,770 के आसपास का। तो आपके पास आ गए पैसे, आपके पास सौदा पंच हो गया। पंच होने के बाद 80 पॉइंट 90 पॉइंट ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी बकायदा हरे निशान में है। और ये बात हमने सुबह भी आपको कही थी कि हमको ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छे से आउट परफॉर्मेंस देगा। ये अगर आप 12 बजे का शो भी किसी ने देखा होगा तो वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे से ये बात सारी बताई थी। हो क्या रहा है कि मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, मार्केट की एक बड़ी रेंज है। 21,500 ऊपर का रेजिस्टेंस है, 20,800-700 एक सपोर्ट है। बाजार ऊपर और नीचे दोनों जगह शेक करेगा, वीक हैंड्स को बाहर करेगा, स्ट्रॉन्ग हैंड्स को रिवॉर्ड करेगा बाद में, क्योंकि अभी तो चर्निंग हो रही है ना, अभी तो वीक हैंड्स को बाहर निकलेगा। और सुबह मैंने एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, कई बार हमें ऐसा लगेगा अभी चला अभी चला अभी चला और अभी टूटा अभी टूटा अभी टूटा। ये जो अभी अभी वाला मामला है ना, इससे आप थोड़ा बाहर हो जाओ। जब लेवल्स ब्रेक होंगे, जब लेवल्स पार होंगे ना, तभी आपको एंटर या एग्जिट करना है। ये अभी चला और अभी टूटा वाला बड़ा खतरनाक होता है। ये आपको शॉर्ट टर्म लॉस दे सकता है, शॉर्ट टर्म आपके दिमाग में और आपके हृदय पे दोनों जगह पे टेंशन दे सकता है। इसलिए शांति से बैठे रहो बाजार के अंदर। बिल्कुल आपकी बात शांति से बैठे हुए हैं, 700-800 पे आओ फिर प्लस करना। डिम्पी, बाजार है, लोग शांति से बैठते कहाँ हैं, मानते कि नहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। अब बड़ी बात है बाजार का बताइएगा, लेकिन मुझे बस अब एक चीज़ और, एक सवाल का जवाब दीजिए। किसी को और एक लॉट ट्रेड करना ही हो, कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जिसको लगता है कि नहीं मुझे तो एक ट्रेड करना है, कोई एक लेवल आप बता दीजिए कि इस लेवल पे आए तो आप डिम्पी का अल्लाह का इंतजार मत करें, आपको ट्रेड इनिशिएट कर ले, बाय या सेल का। देखिए, एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं वो ट्रेड और एक बार उनको प्रॉफिट भी आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सौदा वापस प्लस करूंगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड 20,800 के आसपास मैं सौदे को प्लस करूंगा, 20,700 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 21,000 की वापस वेट करूंगा। इसमें मेरे पास 100 पॉइंट जाएंगे, 200 पॉइंट आएंगे, मेरा रिस्क हो गया 1:2 का। मैं इससे ऊपर जाऊंगा भी नहीं और इससे नीचे का सौदा काटूंगा भी नहीं। तो मैं 20,800 के आसपास निफ्टी खरीदूंगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, 200 पॉइंट का टारगेट डालूंगा और एक सौदा पंच करूंगा, वो भी एक ही लॉट, वो भी आपके कहने पर। नहीं तो मैं तो 20,800 पे डाटा जरूर चेक करता, लेकिन ये सेफ्टी जोन है, आप कर सकते हैं। एक और पॉइंट, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी में भी बताओ, तो मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी में ज़्यादा दम है। लेकिन अभी आप रुक जाओ, आपको निफ्टी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रिटर्न देगा बनस्पत बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी ने ऊपर नीचे ज़्यादा करेगा, तो आप निफ्टी पे सौदा डाल के बैठ जाओ, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, क्या हो गया। बट डिम्पी ने सीधे तौर पर आपको ये बताया कि मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर आपको ट्रेड करना है तो 20,800 के आसपास खरीदारी कीजिए, 20,700 के आसपास स्टॉपर्स लगाइए, 2100 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगले 1 घंटे तक हमें शो करने वाला है। बीच में कहीं भी अगर डिम्पी को लगता है या मुझे लगता है, मैं डिम्पी से निश्चित रूप से ये समझने की कोशिश करूँगा क्या ये लेवल आ गया, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ जानकार जुड़े हैं, आशीष कपूर जुड़े हैं, जय पटेल जुड़े हैं और कुणाल बी परार जुड़े हैं। इनके पास जाने से पहले डिम्पी, जल्दी से आज के पूरे दिन भर के बाजार के अगर दिशा दशा को समझो तो क्या निकल कर रहा है निचोड़? निचोड़ यही है कि मार्केट में थोड़ा लीडरशिप की कमी है।
दूसरा, आज आईटी ने सारा मूड खराब कर रखा है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हरे निशान में ही होते हैं, निफ्टी भी हरे निशान में होता है अगर आज आईटी की वेटेज अपना काम ना दिखा रही होती। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इनफैक्ट आप निफ्टी आईटी इंडेक्स भी दिखाएंगे ना तो बकायदा डेज लो पर है। तो बाजार की यही एक प्रॉब्लम है कि दो मेजर सेगमेंट बैंक और आईटी अपने आप में एक सिंक में नहीं आ रहे। किस दिन बैंक टूट रहा है तो आईटी नहीं चल रहा, जिस दिन आईटी ग्रीन शू दिखाता है तो उस दिन बैंक पीछे हट जाता है। तो इन दोनों का एक साथ आना जरूरी है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस का वन डे एपिसोड चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट नहीं आ रहा। कल आप देखोगे एचडीएफसी बैंक बकायदा डेज हाई से डेज लो पे गया, आज फिर ठीक खुला था लेकिन वापस जाके एचडीएफसी बैंक अब डेज लो के आसपास आ रहा है और पूरे बैंकिंग को वो खराब कर रहा है। रिलायंस भी कुछ कुछ वैसे ही कर रहा है। तो इनका वन डे एपिसोड नहीं चाहिए, ऐसे बड़े प्लेयर्स का 2-3 दिन एपिसोड चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो है एफआईज का रोल। एफआईज ऑलरेडी 60% पे आ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद ना कीजिए वो 70-80% के ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एफआईज के रोल के साथ साथ आप मान के चलिए 300-400 पॉइंट निफ्टी का और ऊपर का रूम बाकी है। ये मैं थोड़ी कन्विक्शन और पुरानी हिस्ट्री के बेसिस पे बता रहा हूँ, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा ना करें। इसलिए इंडाइसिस को छोड़ के स्टॉक्स पकड़ो। बाजार हो सकता है इसी रेंज में एक महीना भी काट दे आप, तो आप एक महीना सौदे नहीं लोगे क्या? स्टॉक्स के पकड़ो। स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे, मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष जो सीधे तौर पर डिम्पी ने कहा कि स्टॉक्स के सौदे कीजिए, उस पर नजर बना के रखिए। आशीष सर जुड़ चुके हैं, जय पटेल जुड़ चुके हैं, के कुणाल भी प्रहार जुड़ चुके हैं। आप तीनों का शुक्रिया और नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं आशीष सर कि आज बाजार जो है, डिम्पी ने पूरा बताया भी आपको, कुछ मिनटों में उन्होंने सब कुछ बताया, एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। इस लेवल पे बाजार में अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए और कोई सेक्टर जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे मौके देखे जा सकते हैं? देखो, मेरे मुताबिक थोड़ा आई एम स्पॉइलिंग द मूड, बट मेरे मुताबिक मार्केट, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नजरिए से देखोगे तो ये मार्केट खरीदारी करने का तो ज्यादा है नहीं। इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस आप जरूर कर सकते हो, बट ओवरऑल चाहे आप किसी भी मेजर से करो, मतलब मोमेंट, चाहे आप मैक्रो लेवल पे देखो तो जीडीपी से ऊपर है हमारा मार्केट का वैल्यू। अब आप डिस्काउंटिंग लेके चलो तो भी वो थोड़ा हायर रेंज में है जो बैंड में ट्रेड होता है हमारा मार्केट। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी कंपेयर करो तो वी हैव आउट परफॉर्म्ड वेरी वेल दिस ईयर। तो किसी भी लिहाज से पूरा बुलिश होना तो इस वक्त मेरे मुताबिक तो नहीं है, बट वो ठीक है कि आप मोमेंटम चेज कर रहे हो तो बट ओवरऑल मार्केट इज मेरे मुताबिक, और जिस तरह से खास करके ब्रॉड मार्केट में पार्टिसिपेट किया है इंक्लूडिंग मिड एंड स्मॉल कैप्स, मेरे मुताबिक तो इस मार्केट में मुनाफा वसूली के मौके ढूंढने चाहिए ज्यादातर। अब आप इंडिविजुअल कोई स्टॉक्स है उनमें जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं, बिकॉज सब पूरा मार्केट एकदम इकट्ठे तो चलता नहीं। बट ओवरऑल मेरे मुताबिक तो ये टाइम है मुनाफा वसूल करने का, अपने प्रॉफिट लेने का, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके जो चीजें जिसमें कि आपको बहुत कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है या बहुत लंबी देर तक आपने होल्ड नहीं करना उसको, वहां सबसे निकलने का मौका है। बिकॉज ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत चल चुके हैं, जो कि उम्मीद या एक्सपेक्टेशन थी टारगेट के उसके ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। और मेरे मुताबिक तो मार्केट ने पॉजिटिव आउटकम ऑफ लोकसभा भी एक तरह से डिस्काउंट किया हुआ है या मोस्टली डिस्काउंट किया हुआ है। तो मेरे मुताबिक तो यहाँ से अगले कुछ महीने कोई बहुत ज्यादा अपसाइड दिख नहीं रहा। और डाउन साइड का अगर किसी वजह से कोई आता है नेगेटिव इंडिकेटर या नेगेटिव शॉक कहीं से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से या डोमेस्टिक से, तो वो मार्केट अच्छा खासा करेक्ट भी कर सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। अगर आप वैसे बात करें तो ठीक है, आपके इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज हो सकते हैं जो चलेंगे, और सेक्टर वाइज अगर करें तो मोमेंटम पावर में है क्लियरली, और उसको आप राइड कर सकते हैं, चाहे आप आरईसी पीएफसी से राइड जी करें आशीष या सर। और अभी सीधे तौर पे चलते हैं स्पाइसजेट के मैनेजमेंट के साथ, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित बात करें सीएमडी अजय सिंह के साथ। सीधे चलते हुए बिल्कुल वित्तीय दिक्कतों के दौर से गुजर रही स्पाइसजेट एयरलाइन को एक नई लाइफलाइन मिली है। वजह यह है कि स्पाइसजेट एयरलाइन ने 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि है निवेशकों का भरोसा हासिल किया है। इस राशि का इस्तेमाल कैसे होगा, निवेशकों को किस तरीके का कमिटमेंट किया गया है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय सिंह जो कि स्पाइसजेट सीएमडी हैं वो खुद मौजूद हैं।
सर धन्यवाद बात करने के लिए। 2250 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? आप कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे और अपने नेटवर्क को स्मूथ करेंगे? देखिए, इस समय दुनिया में अगर कोई ऐसी मार्केट है जिसमें एविएशन का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, वो भारत की मार्केट है। और ये तेज़ी से बढ़ती मार्केट में स्पाइसजेट का हमेशा एक बहुत अहम रोल रहा है। पिछले 17-18 वर्षों से स्पाइसजेट ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इस मार्केट में, और हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ समय में भारत की मार्केट जब तेजी से बढ़ेगी तो उसमें एक बड़ा हिस्सा स्पाइसजेट का भी होना चाहिए। और ये जो हमने इन्वेस्टमेंट इस समय लिया है शेयर होल्डर से, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम ग्रोथ पे करना चाहते हैं। नई फ्लीट, नए जहाज़, नए रूट और नए डेस्टिनेशन, छोटे छोटे शहरों में जाके भारतीय जो हमारे नागरिक हैं जो हवाई जहाज़ की सेवा को यूज़ करना चाहते हैं, उनको हम ये सेवा दे सकें और अपने फ्लीट को तेज़ी से बढ़ा सकें, अपने नेटवर्क को तेज़ी से बढ़ा सकें और भारत में ये जो ग्रोथ हो रही है उसका एक अहम हिस्सा बन सके। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बड़े इन्वेस्टर्स कौन से रहे हैं, विशेषकर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है इस फंड के मिलने के बाद में? आपको क्या लगता है कि एक मार्केट करेक्शन जो आप देख रहे थे वो इससे हो पाएगा इस नई राशि के आने से? देखिए, मार्केट पे तो मैं ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज बहुत ही कम दाम पे स्पाइसजेट अगर आप देखें तो जो बड़ी एयरलाइंस हैं उनसे जब कंपेयर करें तो एक बहुत ही कम वैल्यूएशन आज स्पाइसजेट की है। और जिस प्रकार से मार्केट आज बढ़ रही है और जिस प्रकार से स्पाइसजेट का हमेशा उसमें एक रोल रहा है, और अगर हम अपनी कठिनाइयों को इस राशि से जो आप हमारे को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इससे अपनी जो कठिनाई है उनको पीछे छोड़ सकें और तेज़ी से आगे बढ़ सकें, तो निश्चित तौर पे जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य ये है कि अपने नेटवर्क को हम बढ़ाएं, अपने फ्लीट को हम बढ़ाएं, जो कठिनाइयां हमने फेस की हैं उनको पीछे छोड़ें, अपनी सर्विस को और उत्तम बनाने की कोशिश करें। कुछ कठिनाइयां उसमें भी आई हैं ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे, और ऐसे इतने जो भी हमारे मुद्दे रहे हैं इनको हम पीछे छोड़ें और तेजी से आगे बढ़ सकें। मेजर इन्वेस्टर्स कौन रहे हैं आपके लिए? और दूसरी बात, आपकी तरफ से किसी तरीके का कमिटमेंट या कोई लॉक इन पीरियड जो इन्वेस्टर रहा है? देखिए, लॉक इन पीरियड तो जो सेबी का एक मैंडेटेड लॉक इन पीरियड है 6 महीने का, वो रहता है। और बड़े बड़े इसमें इन्वेस्टर्स हैं, कई सारे FIIs हैं, कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, कई सारे बड़े इन्वेस्टर फंड्स हैं, कई सारे प्राइवेट HNI इन्वेस्टर्स हैं। वो पूरी राशि आपको जो पूरी लिस्ट है वो मिली जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि हमने शुरू में सोचा नहीं था कि हम 2250 करोड़ रुपए रेस करेंगे, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी और लास्ट में हम कई लोगों को मना नहीं कर सके क्योंकि इम्पोर्टेंट लोग थे, उनका एक और भी कंट्रीब्यूशन कंपनी को रह सकता है। कई लोगों को हमने देखिए, इंटरव्यू आप देख पा रहे हैं, कल आपको हमने इसी खबर के साथ कार्यक्रम के अंदर शुरुआत भी की थी कि देखिए स्पाइसजेट 58 रुपये के रेट पे ये कह रहा है कि हम 50 रुपये के दर के हिसाब से कुछ वारंट भी जारी करेंगे, वहाँ से पैसा जुटाएंगे, कुछ इक्विटीज़ के ज़रिए पैसा जुटाएंगे। कल मार्केट को क्योंकि खबर पहली बार आई थी तो 8% का मिला मूव। आज थोड़ा कुछ जाते जाते क्लोज थोड़ा कवरिंग हो गया था, लेकिन आज फिर से उसी रेंज में है। अब ये खबर और खबर का आने का क्लैरिफिकेशन मार्केट ने तो डाइजेस्ट कर लिया। अब आगे इसका एग्जीक्यूशन और मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो और वर्टिकल्स हैं, जैसे क्रूड वगैरह भी है, सेल्स के नंबर भी आएंगे, इनके सब कुछ है, तो ये भी रोल प्ले करेगा। अब आप सिर्फ कंपनी के रकम जुटाने वाली बात से सिर्फ अब स्पाइसजेट को खरीद रहे बेच रहे हैं, वो मामला मार्केट ने 24 घंटे के अंदर अंदर में डाइजेस्ट कर लिया। जय पटेल और कुणाल वी परार हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं। कुणाल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और जय पटेल आपका भी बहुत शुक्रिया। सर कुणाल जी आपसे शुरू कर रहा हूँ, जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। वेल डिम्पी जी, 2 ट्रेडिंग कॉल है, दोनों बाय साइड की है। सबसे पहला मिधानी, एक काफी अच्छी मोमेंटम मिधानी में हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है और आने वाले दिनों में लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी मोमेंटम हमें दिखा सकता है।
तो मिधानी प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक अभी 406 407 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बाय करके चलिए। नीचे में 376 का एसएल हम मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करें तो टारगेट फिलहाल 430 435 का हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है जहां पे एक काफी अच्छा स्पॉट रिसेंट डेज में हमें देखने को मिला है, स्टॉक का नाम है इन्फीबीम रेवेन्यू। स्टॉक अभी 2230 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बाय करके चलने की सलाह है। नीचे में हमारा जो एसएल रहेगा वो है 19 रुपया 90 पैसे का एसएल है। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट है 25 रुपया 50 पैसा, और जैसे ही वो ब्रेक होता है 27 रुपये तक के भी टारगेट हमें इन्फीबीम में देखने को मिल सकते हैं। तो मिधानी बाय करिए और इन्फी बाय करके चलने की सलाह है। ठीक है, इन्फीबीम भी आप बाय करने के लिए कह रहे हैं। ये शेयर थोड़ा मोमेंटम में चलने वाला शेयर है, थोड़ा सावधानी के साथ इसमें ट्रेड कीजिएगा। और दूसरा मिधानी भी आपके रिकमेंडेशन में। डिफेंस के शेयर एक नए राउंड की तेज़ी के साथ आ रहे हैं, एचएल वगैरह भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। जय पटेल भी हमारे साथ हैं। जय, बताइए आपके जय जयकार वाले शेयर। तो गुड आफ्टरनून निपी जी, गुड आफ्टरनून मनीष जी। पहला जो मेरा पिक रहेगा वो है रियल्टी स्पेस से केएनआर कंस्ट्रक्शन पर रहेगा। ये स्टॉक अराउंड 276 के अराउंड चल रहा है अभी। काफी बॉटम के साथ बाउंस बैक किया, 200 दिन के मूविंग एवरेज के टच करने के बाद ये स्टॉक ने बाउंस बैक किया। कंजेशन जोन था जो 21 डे और सुपर ट्रेंड लाइन का था, उसको पार करके ये स्टॉक अभी परफॉर्मेंस दे रहा है। नवंबर मंथ में 300 का हाई बना के ये स्टॉक आ गया था। सो मुझे लग रहा है यहाँ से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। 276 277 के अराउंड बाय करके चल सकते हैं। ये स्टॉक की टारगेट होगी 290 की और स्टॉप लॉस 268 का रख के हम केएनआर कंस्ट्रक्शन पर ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो डिफेंस स्पेस से होगा। जैसे अभी डीपी जी ने बताया, डिफेंस में काफी मोमेंटम चल रहा है, तो डिफेंस स्पेस पर पारस डिफेंस का चार्ट काफी बेहतर लग रहा है। कंसिस्टेंटली कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है। आज जो ब्रेकआउट आया वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और आरएसआई की साइड से देखे तो पॉजिटिव क्रॉसओवर था, और जो मूविंग एवरेज का 21 डे 15 डे का जो लेवल था वो काफी अभी कंसोलिडेशन से पार आ गया। तो 726 के अराउंड पर बाय करने की सलाह रहेगी। 766 का टारगेट पहला रहेगा पारस डिफेंस पर, और स्टॉप लॉस के तौर पर 708 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ठीक है। पारस डिफेंस हो गया एक लिस्ट में आपकी, और दूसरा हो गया केएनआर कंस्ट्रक्शन। ये दोनों शेयर्स आप कह रहे हैं कि बाय करके चलना चाहिए। आप देखिए, दो मेहमान है, दो में से दोनों के पास एक एक डिफेंस काउंटर आ गया। तो जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है ना, वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो यही मोमेंटम और ट्रेंड को थोड़ा सा कॉपी करना, थोड़ा देखना है, और आपके काम बन सकता है। इसमें से मैं समझ सकता हूँ कि कोई दूसरा शेयर लेगा, कोई दूसरा जना शेयर लेगा, लेकिन जो भी शेयर ले, अगर उस सेक्टर वाली थीम और ट्रेंड वाली थीम से पकड़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी थोड़ा पैसा बनने की। एक ऑप्शन का सौदा और हम जरा पता करवा लेते हैं। आई ऑप्शन का चैंपियन देखते हैं। विनय रजानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय आज हमारे साथ 12 बजे भी जुड़े थे। और विनय, मैं पहले तो आपको बधाई दूंगा, आज आप हमारे साथ पहली बार शो में जुड़े थे 12 बजे के कार्यक्रम में। आपने कहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से बाय करो, स्पेशली बैंक निफ्टी बोला था। आपके जाने के बाद बैंक निफ्टी कवर होकर हरे निशान में आ गया, इसके लिए बहुत बधाई। आपने अच्छे से हमको गाइड किया। सर बताइए, कौन सा ऑप्शन आप देना चाहते हैं? जी, मेरी तरफ से एनएमडीसी की रिकमेंडेशन रहेगी ऑप्शन साइड में। एनएमडीसी में हमने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, आज 12 बजे के शो में भी हमने रिकमेंड किया था, और उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि शॉर्ट कवरिंग हुआ है और अभी फ्रेश ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो एनएमडीसी का दिसंबर का 192 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग कर सकते हैं। करीबन 6 रुपए 90 पैसे का प्रीमियम है। आप 5 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अपसाइड में टारगेट 10 रुपए का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो 4500 का इसका लॉट साइज है, और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर टारगेट से गिने तो 13,950 के करीबन आता है, और मैक्सिमम लॉस 7,425 का बैठता है। तो ओवरऑल जो पीएसयू की जो तेजी है उनमें से खास करके माइनिंग स्टॉक्स में एनएमडीसी जो ऑप्शंस फ्यूचर में भी है, तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मोमेंटम साइड पे दिख रही है। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन देगी एनएमडीसी दिसंबर 192 कॉल ऑप्शन। तो एनएमडीसी के कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं विनय। 192 की कॉल खरीदी है, 6 रुपये 90 पैसे के
आपको खरीदनी है, 28 दिसंबर की कॉल खरीदनी है, मतलब इस महीने की। और एनएमडीसी का चार्ट देखिए, अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब कुछ फटाफट ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। सबसे पहले जीएमआर इंफ्रा का चार्ट दिखाइए। अभी सडन स्पैक देखने को मिला है, शेयर 74 रुपये से अब करीब 77 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। काफ़ी तेज़ी से कह सकते हैं कि मजबूती देखने को जीएमआर इंफ्रा का चार्ट देखिए, काफ़ी तेज़ी आई है। दूसरा शेयर देखिए ट्रेंड, यहाँ हमने देखा काफ़ी तेज़ी आई है, अभी तेज़ी बढ़ती हुई देखिए, करीब 2.5% की मजबूती के साथ ट्रेंड काम करता हुआ दिख रहा है। तीसरा शेयर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ भी अभी ट्रेड में इसकी मजबूती देखने को मिल रही है। जय, मैंने जिन 3 शेयरों की बात की है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ट्रेंड और जीएमआर इंफ्रा, इन तीनों में कोई शेयर आपको लग रहा है कि इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, बीटीएसटी करनी चाहिए, कल के लिए लेके भी जाना जा सकते हैं? जीएमआर इंफ्रा में तो और तेज़ी बढ़ती हुई दिख रही है। सो जीएमआर इंफ्रा डेफिनेटली अभी मोमेंटम में भी और काफी बजिंग स्टॉक भी है, तो मेरी राय बाय ऑन जीएमआर रहेगी। वॉल्यूम काफी अभी बढ़ रहा है, हम यहाँ पर जो इंडिकेशन दिख रहा है काफी वॉल्यूम बाइंग आ रही है। सो यहाँ से 81 के टारगेट मुझे आते हुए दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली बाय करना चाहिए जीएमआर इंफ्रा को। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा भी आई गेस काफी अच्छा स्टॉक है, अभी ऑल टाइम हाई के वहां पर है। और बैंक निफ्टी में जैसे इवन मैंने 1:15 के शो में बैंक निफ्टी पर राय दी थी बाय करने की, सेम बैंक ऑफ बड़ौदा पर मेरी राय रहेगी कि बैंकिंग स्टॉक में पीएसयू बैंक्स में काफी अभी बस चल रहा है और जो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के ऑल टाइम हाई की तरफ घूम रहा है। सो मुझे लग रहा है यहाँ से बाय करने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। 235 तक के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉप लॉस के तौर पर अराउंड हम 2110 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। तो 35 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 210 रुपये का आपको इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में स्टॉप लॉस लगाना होगा। और फटाफट एक स्टॉक्स और दिखाइए, आरबीएल बैंक। इस बैंकिंग स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिली है, 275-76 के आसपास से सीधे 282-83 के आसपास अभी पहुंचा है। इसके अलावा एक और शेयर देखिए अरबिंदो फार्मा, यहाँ भी तेज़ी देखने को मिली। आरबीएल बैंक देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुँचता हुआ दिख रहा है, जोरदार तेज़ी देखने को मिली। अरबिंदो फार्मा देखिए वहाँ भी मजबूती देखने को मिली है। कुणाल, इन दोनों शेयरों में से कोई पसंद आ रहा है कि आपको अभी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक की। जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से खरीदारी करके चलने का मौका है। ये स्टॉक में 280 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बाय करके चलने की सलाह रहेगी। 280 अराउंड ही हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो नीचे में हम पहले एसएल की बात कर लेते हैं। एसएल जो हमारा आएगा वो 270 के अराउंड हमारा एसएल होगा। टारगेट की बात करते हैं तो ऊपर टारगेट पहले 288 का है और 288 जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपर में 300 तक की भी मोमेंटम हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो आरबीएल बैंक 270 के एसएल के साथ हम यहाँ खरीदारी करके चलेंगे। एंड सामने औरो फार्मा की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सर मेरा ये स्टॉक में जो व्यू बन रहा है कंडीशनल बाय करके चलने का बन रहा है। ऊपर में अगर स्टॉक सस्टेन होता है 1042 के अराउंड 1042 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो हम वहां पे खरीदारी करके चलेंगे। उस लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे, वो एसएल हमारा जो होगा वो 990 का होगा, 990 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं। सो टारगेट ऊपर में अगर मैं देखने जाऊं तो पहला टारगेट 1080 का है, 1080 का है। और जैसे ही ये 1080 ब्रेक होता है 1150 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है, अल्टीमेट टारगेट। यानी क्या आप बोल सकते हो कि 1042 के ऊपर ये स्टॉक हमें तकरीबन 10% की भी मोमेंटम देने के लिए रेडी है। तो बाय करके चलने की सलाह है। अब 1042 विद एसएल ऑफ 990। अब खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 990 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। पहले स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए, 990 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना अरबिंदो फार्मा में। उनको लगता है 1080 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट जो 1150 का। आरबीएल बैंक में पॉजिटिव। लेकिन डिम्पी, शो की शुरुआत में आपने कहा था कि बाजार अभी कहीं नहीं जा रहा है, रेंज में फंसा हुआ ही रहेगा। और करीब आधे घंटे का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 10 से 12 पॉइंट के ही रेंज में फंसा हुआ, 20,850 से लेके कह सकते हैं 20,870 के रेंज में फंसा हुआ है। ये तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन मैं अपने थोड़े अधिकार का उपयोग करते हुए एक स्टॉक्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा। और आरबीएल बैंक, इस पे आपका क्या नज़रिया है? देखिए आरबीएल बैंक का मैं एक प्रोमो आपको दिखाता हूँ। हमने कल परसों ही शेयर रखा था दर्शकों के सामने से। उस दिन वो 4% चला, आज फिर से 7 रुपये चल चुका। लेकिन इसके अंदर हमने ना एक बात बहुत काम की बोली हुई है। एक बार जरा वो प्रोमो दिखा सकते हैं, उसके बाद में फिर आपको आरबीएल का जवाब भी देता हूँ। आरबीएल बैंक ने अपने 200 दिनों की एवरेज को तोड़ा नहीं, ये चला भी नहीं तो तोड़ा भी नहीं है। लेकिन ना 1-2 दिन से इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम बन रहा है। तो ये हमने वीकली बेसिस पे चार्ट लगाया, आप देख रहे होंगे जस्ट लाइन के ऊपर आके टिका हुआ है और एक अटेम्प्ट कर रहा है।
ट्रस्ट में ये कम से कम 100 रुपये चलने वाला शेयर है कि आज सुबह हमने भी आपको ये शेयर बताया, करीब 4% ऊपर है ये, और आपको इसका गेन सीधा सीधा मिला होगा। देखिए आरबीएल बैंक ना आप रखिए, ये बहुत अच्छा एक मूव दे सकता है। तो मुनाफे की बात ईटिनॉ स्वदेश के साथ। डिम्पी एक भाई साहब है जो हमेशा कहते हैं कैसे कह लेते हैं कर लेते हैं, ठीक है, अक्सर सुनते हैं, जो सुनने को मिलता है। मेरा तो मानना है कि डिम्पी का दम है और सब बेदम है। टाटा पावर तेजी, IRCTC में बोला तेजी, ऐसा नहीं है मनी, RBL, हाँ आपने ऐसा क्या इसमें देखा है और क्या यहाँ से लगता है तेजी? और चूंकि कुणाल ने तो बोला कि हाँ मजबूत लग रहा है मुझे। सर ये 100 रुपये भी चल सकता है। मैंने इसे आपको प्रोमो में भी ये बात इसलिए सुनवाई था कि आपको थोड़ा इस पर कन्विक्शन आ पाए। देखिए इस बैंक में कुछ हो जाए तो एक अलग कहानी है, ना तो ये सेक्टर से टूटेगा ना ही ये बाजार से टूटेगा। बाजार और सेक्टर का तो डर ही हटा दीजिए आप। इसने ना बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है, वॉल्यूम अच्छा है, ये ना चलने वाला शेयर है ये। इसमें 2 7 रुपये 10 रुपये वाला गेम ही मत रखिए, आप थोड़ा लेके रखिए। और अगर आप लेके रखें ना तो आप ऑलरेडी पोजीशंस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना भी चुके हैं, तो आप ट्रेल करते जाओ इसके अंदर। और जो नया आ रहा है ना किसी भी डिप में प्लस करते जाओ, वित्तीय सलाहकारों से पूछ के। आरबीएल बैंक एक इन्वेस्टमेंट कॉल है और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही है। 200 दिनों का ब्रेकआउट, चर्निंग हो रही है, रिवर्सल हो रहा है, सब कुछ इसके हक में है। तो इसलिए आरबीएल बैंक जब भी आपको दिखे तो आप मेरे को जरूर याद कीजिएगा, और थोड़ा बहुत पैसे बन जाए तो कुछ और नहीं, थैंक यू जरूर भेज दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद इसी तरह के और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। 700 जस्ट का 10 सपोर्ट है, ये हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, हमने कल परसों भी यही बात रखी थी। आपको बेस पे मिलेगा ना तो आपको डाउट नहीं रहेगा, बीच में चलोगे ना तो फिर डाउट रहेगा कि आपने बुखार चढ़ा था, क्रोसिन देके ठीक किया, फिर से चल गए। बट पूरा चढ़ जाने दो बुखार, थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, ये लेवल्स नहीं ब्रेक करेगा, बट उसी रेंज के लोअर एंड को टेस्ट करने के लिए जरूर जाएगा। निफ्टी यहाँ से बाय ऑन डिप्स की रणनीति, या तो इसी लेवल पे भी बाय करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो 20,650 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। तो आप 20,900 फिर 21,50 तक की भी हम तैयारी करेंगे, तो किसी भी गिरावट में आप फायदा लीजिए। अलग अलग स्टॉक्स पे भी हमारे मेहमान आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी थोड़ी इंटेलिजेंस से आपके सामने कुछ बेहतर ट्रेड लेके आ पाएँ। कई ऐसे बैंक भी हैं जिन्होंने अपने अलग काम करने के तरीके से सबको एक तरह से चौंका के रख दिया। उसमें से एक बैंक है फेडरल बैंक, जिसने इस साल 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया। और जो खबर मेरे पास आई है, जो जानकारी है, उस हिसाब से है कि फेडरल बैंक ने क्लाइमेट चेंज के मामले में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। असल में IFC ने फेडरल बैंक को क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि CAFI में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों में शामिल किया। IFC की रिपोर्टिंग के मुताबिक बैंक ने ग्लोबल स्तर पर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से जुड़े लोन दिए हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया में क्लाइमेट के मामले में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन, सबसे ज़्यादा लोन अमाउंट और लक्ष्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने वाला ये संस्थान बना है। बेहतरीन रिटर्न देने के बाद अब शेयर 150-152 पे है, और इस तरह की पहल होनी चाहिए दूसरे बैंक्स की तरफ से भी, हम ये भी उम्मीद करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, एक काम और करते हैं। जरा आशीष सर काफ़ी देर से हैं हमारे साथ, उनसे मैं जरा 2-4 शेयर पता कर लेता हूँ। एक थोड़ा कठिन सवाल लेता हूँ, ये सबके लिए कठिन है, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए कठिन है, क्योंकि जो फैसला लेना है वो मैनेजमेंट को लेना है, और उसकी घड़ी जाती जा रही है। 13 तारीख हो चुकी है, 21 तारीख को फैसला आना है, और वो है जी एंटरटेनमेंट का। आशीष सर थोड़ा गाइड कीजिए। पुरानी मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए अड़ा हुआ है कि मेरे को आप MD एंड CEO का पद दे दो। सोनी जैसी कंपनी भी 2-2.5 महीने से उनके साथ खड़ी हुई है, और ये 21 तारीख को फैसला सुनना बाकी है। आज 13 तारीख हो चुके, सारे पेपर कार्रवाई भी बाकी है। और अगर पुरानी मैनेजमेंट स्टेप डाउन कर जाए ना, तो ये कम से कम 10% चल जाए शेयर। ये इन्वेस्टर को फ़ायदा कब होगा सर? क्यों नहीं पुरानी मैनेजमेंट इस चीज़ को समझना चाहती कि थोड़ा रुक जाइए, आप पहले थोड़ा शेयर अच्छा हो जाइए। सर आप किस हक में हैं? जी एंटरटेनमेंट यहाँ से चलेगा या फिर छोड़ दें, कैसे करें सर? देखो, लाइक यू राइटली सेड कि भी ये एग्जैक्टली बोर्ड रूम में क्या हो रहा है कहना मुश्किल है, पर मेरे को जो लग रहा है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। तो आप इस को बने रहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं जी के, एंड इसमें डिस्क्लोजर की भी अपना भी होल्डिंग है जी में,
तो आपकी बहुत पेशेंस वैसे ही टेस्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत देर से ये शेयर चल नहीं पा रहा, और हालाँकि पूरे सब तरह से अगर देखा जाए तो ये अंडर वैल्यूड भी है, मार्केट लीडर भी है, और जो मर्जर, जैसे आपने ठीक बताया कि मर्जर के बाद तो ये बहुत ही अच्छा शेयर हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि आपका जो पेशेंस है वो अब थोड़ा-सा और टेस्ट होगा, पर आप इस पे ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मेरे मुताबिक बेटर सेंस विल प्रिवेल, एंड जो मैनेजमेंट है वो ये बात मान जाएगा कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में उनको स्टेप बैक करना पड़ेगा। तो मेरे मुताबिक ये बेटर सेंस विल प्रिवेल, एंड ये पूरा मर्जर इट विल गो थ्रू, एंड ये फिर बहुत ही अच्छा दिग्गज काउंटर बनेगा, क्योंकि आप 10% भी मेरे मुताबिक कम कह रहे हैं, क्योंकि मेरे मुताबिक तो इट विल, आप कंपेयर करें मार्केट में जो बाकी मीडिया और बाकी एंटरटेनमेंट कंपनीज का वैल्यूएशन है, और ये फिर एमएनसी कंपनी बनता है, और उसका वैल्यूएशन प्रीमियम देख के अगर आप देखें, और मार्केट लीडर भी है बाय अ क्लियर मार्जिन, तो वो सब कुछ करे तो 10% तो बहुत कम है। मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। एज़ शेयर होल्डर यू हैव बीन वेरी पेशेंट, वी ऑल हैव बीन वेरी पेशेंट, और मेरे मुताबिक थोड़ा-सा और पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, और मेरे मुताबिक ये सब कुछ रिज़ॉल्व होगा अच्छे के लिए, और यहाँ से शेयर बहुत अच्छा और यहाँ जाएगा ऊपर। ना धैर्य से ही सब कुछ होता है। शो के शुरुआत में डिम्पी ने कहा था थोड़ा धैर्य दिखाइए, निफ्टी का चार्ट दिखाइए थोड़ा, दिन के ऊपरी स्तर पे 20,900 के ऊपर। डिम्पी ने कहा 20,800 के आसपास आता है तो खरीदारी कीजिए। इंट्राडे में थोड़ी देर पहले एक डिप लगा, 20,850 का लो बनाया 2:45 पे, वहाँ से देखे शानदार तेजी 20,900 के ऊपर। डिम्पी ने कहा था कि 20,800 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए 800 नहीं, 850 तक आया, वहाँ से शानदार रिकवरी कर सकते हैं। 75 अंकों की रिकवरी थोड़ी देर में देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डिम्पी ने जो नज़रिया दिया था बैंक निफ्टी को लेकर, खासतौर पर उन्होंने निफ्टी की बात भी की थी, वो सही होता हुआ दिख रहा है। अब कुछ स्टॉक्स देखिए, बैंक निफ्टी अगर दिन के हाई पे है तो एक स्टॉक्स देखिए जिसमें अभी अभी जोरदार तेज़ी देखने को मिली। देखते देखते मेरी स्क्रीन पर 2% की तेज़ी देखने को मिली, वो है बायोकॉन। शेयर में करीब अब 5% की देखने को मिली। सडन स्पाइक आया है शेयर। बायोकॉन का चार्ट दिखाइए, और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुँचता हुआ दिख रहा है ये शेयर। कई दिनों के बाद कह सकते हैं कि तेज़ी लौटी है, पिछले 5-6 सत्रों से गिरावट थी, उसके बाद कह सकते हैं कि बीते 1-1.5 महीने में सबसे मजबूत कैंडल इस शेयर में आज के ट्रेड में बायोकॉन में बनता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम के साथ जो है एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई 250, उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी हाई बनता हुआ दिखा है। जय, बायोकॉन को लेकर क्या राय होगी आपकी? तो बायोकॉन में जो आज के दिन में जो अपमूव दिखाई दी वो काफी सपोर्ट के जोन से अपसाइड दिखाई दी। अराउंड 230 जोन से अभी 250 के वहां पर एक हर्डल बन रहा है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 251 के अराउंड जो रेजिस्टेंस बन रहा है, तो मुझे लग रहा है वो पार करने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर सकता है। बट जो अभी तक रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है, थोड़ा टाइम यहाँ पर ओवर करेगा। अगर 251 का लेवल निकाल दिया ये स्टॉक ने तो सीधा 266 के तक के टारगेट ये स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं। तो बायोकॉन समथिंग अगर बाय करना हो तो कंडीशनली 251 के बाद ही अभी मैं बाय करूंगा। ऑलरेडी रैली आ चुकी है तो थोड़ा वेट करूंगा अभी 1-2 रुपए का, उसके बाद बाय करना चाहूंगा। बायोकॉन अभी मत खरीदारी कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। 251 के ऊपर आता है, एक बार के लिए भी 250 के आसपास पहुंचा था, उसके बाद खरीदारी कीजिए, फिर ये 266 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की है, लेकिन अब फिर से डिम्पी के पास चलते हैं। डिम्पी पे हमने निफ्टी की बात की है, लेकिन अब बात करते हैं खबर गरम है। विधानसभा चुनाव के बाद डिम्पी लगातार ये चर्चा थी कि खबर गरम है, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। फाइनली 3 मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, जिस पर किसी की उम्मीद नहीं थी। आज क्या खबर गरम बता रहे हैं, और कल का खबर गरम भी आपका हिट है आज की? हाँ, कल का हमने जो खबर दी थी वो बताया था कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स को आप बिल्कुल ना छोड़ेगा, क्योंकि कुछ डोमेस्टिक फंड्स इसको ले रहे हैं। और कल आप इस समय जिस समय में खबर गरम बता रहे थे तब निर्मला सीतारमण जी आपको स्क्रीन पे दिख रही थी, ग्रांट्स की बात बोल रही थी। हालांकि मैंने उनकी पूरी स्पीच को बाद में भी सुना, लेकिन फर्टिलाइजर से जुड़ा कुछ आया नहीं ग्रांट, लेकिन शेयर ने अच्छा मूवमेंट दिखाया। चंबल फर्टिलाइजर और आरसीएफ दोनों कल हमने शेयर बताए थे जो फंड बाय कर रहा है। चंबल ऑलरेडी ब्रेकआउट शेयर है, इसलिए ज़्यादा स्पीड से चलता है। आरसीएफ के अंदर एकोमोलेशन हो रहा है। ये तो कल के शेयर्स की बात थी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें बिल्कुल हट के एक नया सेगमेंट है, वो है घूमने फिरने वाला। अब आप देखिए साल के एंड की तरफ जा रहे हैं,
वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमारे पास जो जानकारी, ये जो मैंने चार्ट आपको जानबूझ के सेव किया, जो मैं बात कह रहा हूँ ना उसको मैं प्रूव कर देना चाहता हूँ, सिर्फ बात में नहीं है ये। आप लास्ट के ना 3 कैंडल्स देख लेना, 1 2 3 जो ग्रीन की बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, इसने 50, 20 दिन, 200 दिन, तीनों की एवरेज को एक साथ पार किए। कौन पार करवा सकता है? रिटेलर नहीं, ये पार कराएगा फंड, ये पार कराएगा इंस्टीट्यूशंस, प्रो अकाउंट्स। हमारे पास खबर यही है कि कुछ डोमेस्टिक फंड्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ये डोमेस्टिक फंड्स की एक्यूमुलेशन पिछले 3 दिन से जारी है, इसलिए मैंने चार्ट आपको दिखाया। मेरे को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम पिछले 3 दिन का दिखा इस चार्ट के अंदर। एक और पॉइंट, इसके पिछले क्वार्टर को भी मैंने चेक किया कि क्या एफआईज पिछले क्वार्टर में भी आते हैं इस समय, तो पिछले क्वार्टर में तो बाकायदा एफआईज ने और डीआईज ने माल बेचा था, दोनों ने होल्डिंग कम की थी और कई ने तो 4-4% से भी अपनी होल्डिंग कम की हुई है। ये होल्डिंग कम करके वापस से खरीदने का जो प्रोसेस है ना, ये शुरू हुआ है वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है इस शेयर पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछना चाहिए। एक और पॉइंट भी जो मेरे हाथ में लगा वो ये लगा, एक तो ये शेयर वाईटीडी लॉस में अभी भी 3% का, क्योंकि पिछले क्वार्टर में बिका हुआ था, तो पिछले क्वार्टर में जब शेयर टूटा ना तो उसने सारी बढ़त को हेज करके -3% कर दिया। अब खबर ये भी है कि शायद थोड़ा डेट भी रिलीज करेंगे, डेट इन पे हालांकि ज़्यादा नहीं है, टिपिकली वर्किंग कैपिटल डेट ही होता है, उसको और कम करेंगे ये। तो ये खबर मार्केट के अंदर चल रही है, शेयर 6% अब ऊपर आ चुका है। इस शेयर पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेरे को लगा कल परसों तरसों ये 3-4 दिन अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता है। एक काम करते हैं, जरा हम सर से पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कुणाल जी जरा चेक करेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये जो चार्ट मैंने दिखाया आपको भी दिखेगा सर, उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम। वेल डिम्पी जी, वीआईपी की बात करूं, यस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम दिखा है एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमें 720 तक की भी मोमेंटम दिखा सकता है और अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर लाइकली चांसेस है कि ये स्टॉक अपने को ऑल टाइम हाई भी दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली डिम्पी जी पॉजिटिव साइड का ही है। आज देखने जाए तो एक अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल डिम्पी जी 616 का था, 616 क्रॉस करने के बाद अभी 650 पे ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंट का जो टॉप था 650 का, उसके ऊपर स्टॉक आ चुका है। व्यू पॉजिटिव साइड का ये, मैं इतना ही कहूंगा कि नई पोजीशन बना के चलने की सलाह मेरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 616 का ब्रेकआउट लेवल था, उसके बाद अभी 652 है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बाय है उनको यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है, क्योंकि ऊपर में 672 और 672 जैसे ही क्रॉस होगा 700 के मिनिमम टारगेट हमें ये दिखा सकता, और जैसे ही 700 क्रॉस हुआ ये ऑल टाइम हाई लेवल भी टच कर सकता है। ठीक है, अब मेरे को इसमें कुछ बोलना नहीं है, ऑलरेडी कुणाल जी ने सारी बात आपको बोल दी है। खबर जो इनसाइडर थी वो मैंने आपको बता दी है। 6.5% के आसपास शेयर ऊपर भी आ चुका है, लगता है शायद 10% भी चल जाए आज, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेगा। और मैं फिर से बोलता हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको आप पे करते हैं ना, उनसे पूरा पैसा वसूल कीजिए, हर चीज़ पूछ के कि ईटीना स्वदेश पे तो शेयर के बारे में बात हुई है, जरा बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी हमने चला दिया, इसमें हमारा कोई नहीं है, इसमें हमको जो इन्फॉर्मेशन हाथ में आई डीलिंग रूम से वही हमने आपके सामने शेयर की है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद क्लोजिंग करो, आपका फिर से स्वागत है। बैक टू बैक जाए, अब मैं आपको थोड़ी मुश्किल बढ़ाने वाला हूँ, रैपिड फायर राउंड करते हैं थोड़ा। कुछ स्टॉक्स में फटाफट मैं चर्चा करूंगा। उसमें सबसे पहला आप शीला फोम के बजाय बजाज होल्डिंग का दिखाइए चार्ट। शीला फोम से पहले बजाज होल्डिंग का चार्ट दिखाइए। सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है, शेयर अभी 8,050 से लेकर 8300 के आसपास पहुंचा है। क्या राय होगी, फटाफट बताइए क्या करना चाहिए बजाज होल्डिंग में? बीटीएसटी ये डेफिनेटली बीटीएसटी करना चाहिए, और अभी भी मुझे लगा 15 मिनट्स के चार्ट पर काफी स्ट्रेंथ दिखाई दी, वॉल्यूम काफी बाइंग आ रहा है, तो यहाँ पर बीटीएसटी का कॉल मैं चाहूंगा। अराउंड 8400 के टारगेट कल के दिन में भी आते हुए दिख सकते हैं, तो बजाज होल्डिंग वुड बी अ बाय एट दिस लेवल करने की सलाह होगी। दूसरा जो शेयर देखिए शीला फोम, इसमें भी अभी तेजी बढ़ती हुई दिखी है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। शीला फोम क्या राय होगी आपकी? शीला फोम डेफिनेटली 200 दिन के मूविंग एवरेज के पार करके 200 डेली चार्ट पर काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जो एक्यूमुलेशन फेज था उसको पार करके आज के दिन में वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ने बढ़त दिखाई। मुझे लग रहा है जो पहला टारगेट होगा 1270 तक के ये स्टॉक में टारगेट दिख सकते हैं आने वाले दिन में, और यहाँ स्टॉप लॉस रखना हो तो अराउंड 1180 का रखे ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। गुजरात अल्कलीस
3 दिनों की गिरावट के बाद गिरावट शुरू रहा और अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। क्या राय होगी गुजरात अल्कलीज पे? सो गुजरात अल्कली भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी यहाँ पर एक्यूमुलेशन वीकली चार्ट पर हम देखें तो काफी एक्यूमुलेशन फेस पर था और आज के दिन में वीकली चार्ट पर एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। मुझे लगा ये कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ पर 790 तक शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे आते हुए दिख रहे हैं गुजरात अल्कली पर। सो बाय करने की डेफिनेटली राय रहेगी। यहाँ पर डेली चार्ट पर काफी भी अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सो वुड बी अ गुड बाय एट दिस लेवल। मेरी तरफ से जय। इजी माई ट्रिप 20 सत्रों की लगातार गिरावट के बाद कह सकते हैं सबसे मजबूत कैंडल बना है और अब यह शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रेड करना चाहिए क्या बीटीएसटी के तौर पे इसको? तो इस में ट्रिप बीटीएसटी प्लस पोजिशनली भी मैं ये स्टॉक को रिकमेंड करूंगा। यहाँ पर जो सपोर्ट जोन था अराउंड 38 के, वहां से ये स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया। प्रीवियस 3-4 बार ये स्टॉक ने वो लेवल से बाउंस बैक दिखाया। तो पोजिशनली भी मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ से बाय करने का। 43-44 तक के टारगेट आ सकते हैं। सो यहाँ से भी काफी स्ट्रेंथ 20% की अपसाइड यहाँ से मुझे दिख रही है इस मार्केट पर। तौर पर हमने 4 स्टॉक्स पे बात की। चारों स्टॉक जो है जय को पसंद आ रहे हैं। उसमें तो इजी माई ट्रिप पे वो कह रहे हैं कि निवेश के तौर पे भी देख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। चारों शेयर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बजाज होल्डिंग, शीला फोम, गुजरात अल्कलीज और इजी माई ट्रिप। तो ये तो स्टॉक्स की कल के लिए कई सारे बड़ी खबरें भी हैं जो अहम होंगे। जानने के लिए चलते इवेंट टू वॉच के लिए अशेषा के साथ। अशेषा, कल के लिए कौन सी बड़ी खबरें हैं? जी हाँ, सबसे पहले एफओएमसी की मीटिंग होगी आज, जहाँ से इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और कुछ कमेंट्री भी आती हुई नज़र आ सकती है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ग्लोबल मैक्रो इवेंट्स की बात करें तो यूएस से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते यूएस के मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी रेट हाइक डिसीजन आएगा और यूरोजोन यूरोपियन सेंट्रल बैंक से भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और कमेंट्री आती हुई नजर आएगी। तो काफ़ी कमेंट्री मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डोमेस्टिक न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले नवंबर होलसेल प्राइसेस इंडेक्स का डेटा आएगा, जिसके चलते मैक्रो डोमेस्टिक डेटा और मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। थर्सडे है तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी भी होगी। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कुछ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं तो जिंदाल 100 इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल बैठक है, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे, जिसके चलते ये स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ईएमएस की बात करें तो 4 पॉइंट इक्विटी जो लॉक्ड इन है, कल ये लॉक इन खुल जाएगा। ये इन्वेस्टर्स अब शेयर को बेच पाएंगे, तो शायद कुछ सेलिंग प्रेशर ईएमएस में देखने को मिल सकता है। सोमानी सिरेमिक्स की बात करें तो कुछ समय पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाईबैक अप्रूव किया था और कल बाईबैक के लिए एलिजिबल होने के लिए शेयर्स खरीदने का लास्ट डे रहेगा, तो सोमानी सिरेमिक्स पर भी अपनी नज़र रखें। आईपीओ मार्केट की बात करें तो काफ़ी एक्शन देखने को मिला है। आज 2 आईपीओस खुले, डोम्स इंडस्ट्रीज़ और इंडिया शेल्टर फाइनेंस, उसका कल डे 2 होगा। इसके साथ ही साथ और एक आईपीओ कल खुलेगा, आइनॉक्स सीवीए का आईपीओ कल खुलेगा जो 18 दिसंबर तक खुला रहेगा। तो आईपीओ मार्केट या प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ एक इवेंट्स भी हो गए जो आशीष आपको कंपाइल करके बता रहे थे कि जिस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे बढ़े, कुछ एक और स्टॉक्स पता कर लेते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में हमने कल ही आपको नोटिस करवाया था, वो है सेल का। आज 3% ऊपर है सेल। कई बार ऐसा मौका मिल जाता है कि आपको अच्छे शेयर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वैसा ही मौका हमको सेल ने भी दिया। ये आज 100 से 103 हुआ। ये कल भी 100 रुपये का ही था। इसका जो लॉट है ना वो 8000 का है। 8 दिए 24,000, 50 पैसे मैंने ब्रोकरेज के काट दिए, तो 24,000 रुपये का गेन है। मान लो किसी का एक लॉट पड़ा हुआ है, सिर्फ एक लॉट 24,000 का, एक दिन में 24 घंटे के अंदर 24,000। ये सेल आप फ्यूचर्स भी देख पा रहे हैं, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। और आज पहली बार, मतलब दूसरी बार है इस रेंज में जब 103 को पार कर रहा है, तो ये नई जर्नी की तरफ भी जा सकता है। कुणाल सर, एक बार जरा आप चेक करेंगे, मेरे को ना 2 क्वेश्चन का जवाब चाहिए। जिनके पास 100 का खरीदा हुआ है वो प्रॉफिट बुक कर लें क्या, और जिन्होंने नहीं खरीदा इस ब्रेकआउट मतलब क्या 103 वाले का? वेल डिम्पी जी, जिन्होंने खरीदा है उनको मैं होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। अभी 103 अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर नहीं खरीदा है तो अगेन इस लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है मेरी, क्योंकि ब्रेकआउट जो आया है उस ब्रेकआउट के बेस पर अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। लोअर लेवल पे 98.50 का हम एसएल मेंटेन करेंगे आने वाले 3-4 दिन के लिए। ऊपर में 108 का पहला टारगेट है और 108 जैसे ही ब्रेक होगा डिम्पी जी
ये स्टॉक हम 114 तक की भी मोमेंटम दिखा सकता है, यानी कि तकरीबन आप कह सकते हो कि प्रेजेंट लेवल से 10% तक की भी मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 108 और 114 ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ये ट्रेडिंग के लिहाज से है। लेकिन अगर मैं इसका डिम्पी जी वीकली चार्ट देखूं तो वीकली चार्ट पे काफी अच्छा कन्विंसिंग आ रहा है। जिस दिन ये स्टॉक 104 के ऊपर क्लोज होगा और इसी वीक अगर ये स्टॉक 104 के ऊपर क्लोज होता है तो लाइकली चांसेस है डिम्पी जी ये स्टॉक हमें ऊपर में कहीं ना कहीं 130 से लेके ऊपर में 150 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो एक काफी कन्विंसिंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है 104 के ऊपर। तो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वो 104 के क्लोजिंग का वेट करें। जैसे 104 का क्लोजिंग आ जाता है आप खरीदारी करके चल सकते हो। 150 का मिनिमम टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। एक शेयर और है तानला सॉल्यूशंस के नाम से है। कल तो बकायदा वो 10% से ऊपर था। एक बार जरा दिखाएंगे स्क्रीन पर तानला सॉल्यूशंस को। आज 18%। कल 2 दिन का दिखाओ, सिर्फ 2 दिन का। एक ज़माना था जब तानला सॉल्यूशंस के बारे में बहुत नेगेटिविटी आई और शेयर टूटा भी। फिर एक ऐसा ज़माना आया जब इस शेयर के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई, मैनेजमेंट चेंज हुआ, चला भी। तो इस वीक के अंदर 19.5% तक की तेज़ी आप देख पा रहे होगे, यानी कि पूरा हफ्ता कुछ नहीं हुआ, आज और कल में हुआ, आज ही हुआ है या कल ही हुआ है, जो भी हुआ है। एक बार तानला सॉल्यूशन को चेक करवा लेते हैं। अब तो खैर सर्किट ही लग गया, मेरे को लग रहा है 20% का इसका सर्किट है, तो लॉक हो गया ये। ठीक है, एक काम करेंगे जय पटेल, आप इसके बारे में मेरे को थोड़ा एक वैसा एक लंबा व्यू दे सकते हैं। अब कल की कल देखेंगे, 20% चलने के बाद भी कल शेयर चले तो थोड़ा अलग तरीके से उसको देखना पड़ता है। जरा देख के बताइए, थोड़ा पोजिशनल व्यू दीजिए, बड़ा व्यू। तो बड़ा व्यू डेफिनेटली वीकली चार्ट पर और मंथली चार्ट पर ये स्टॉक मुझे अभी आज के जो ब्रेकआउट आया उसके बाद काफी ट्रेंड चेंज हो गया ऐसा लग रहा है। अभी के लिए हम सोचे तो अराउंड 1282 तक के टारगेट आते हुए, पहला जो टारगेट है वहां तक आते हुए दिख रहा है। बट ओवरऑल किसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक काफी बेहतर लग रहा है। जो बीच में देखे तो अराउंड 200 रुपए से 2000 रुपए तक ये स्टॉक आ गया, वापिस से अराउंड 600-400 रुपए तक आ गया था, वापिस से अभी 1200 आ रहा है। सो मुझे लग रहा है थोड़े वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग डेफिनेटली करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तौर पर मैं थोड़ा यहाँ पर साइड में रहना चाहूंगा, बट एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट ले लेनी चाहिए ये स्टॉक में। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना नहीं चाहिए, बिकॉज जो रैली स्विंग्स आती है काफी स्ट्रॉन्ग आती है। तो जो भी अपसाइड ये भाव से किसी ने लिया हो, अराउंड 600-800 रुपए से लिया हो, तो जैसे 1200 रुपए 1300 रुपए का भाव आए तो वहां पर एग्जिट ले लेना चाहिए एक बार। और जो अभी न्यू ट्रेडर से नया स्टॉक बाय करे अभी के जोन से, तो मुझे लग रहा है जब ये स्टॉक 1-2 महीने के अंदर मुझे लग रहा है 1600 तक के टारगेट यहाँ से मिल सकते हैं। सो वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट रख के यहाँ जो डेटा मिल रहा है वो फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ट्रेडिंग पर्पज से ये स्टॉक को लीजिए, पोजिशनली होल्ड कीजिए और जहां पर हाई दिखाई दे वहां पर एग्जिट हो जाना चाहिए। बाजार को टाइम करने की जरूरत नहीं है ये स्टॉक। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिखेगा 12 पॉइंट निफ्टी, इनफैक्ट 20 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर, करीब 40 पॉइंट निफ्टी ऊपर। तो निफ्टी को लास्ट में खींच के कौन आया है ऊपर, जो निफ्टी एकदम से तेज़ी से ऊपर आया। वेटेज में आप एक बार जरा एक शेयर दिखाइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाइए जरा, LNT। बैंक निफ्टी तो ठीक है, जितना था उतना ही है, लेकिन जो चमत्कार हुआ है थोड़ी देर में वो निफ्टी का ही हुआ है। और एक बार जरा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के और LNT के चार्ट दिखा देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। LNT बकायदा 2% ऊपर है, जो कि इसमें निफ्टी को 14 पॉइंट दिए, रिलायंस 10 पॉइंट दे रहा है, करीब आधे % की तेज़ी के साथ। HDFC तो फ्लैट ही छोड़ दो। 1300 शेयर एडवांसेस के साथ है आज, अच्छी बात है। आज एडवांसेस खुले भी 1300 ही थे, बंद भी 1300 पे हो रहे हैं, तो इससे अच्छा साइन है कि बाजार ने अपने रिदम को खोया नहीं। एक छोटा सा रोलर कोस्टर का चक्कर लगवाया, पहले ऊपर से नीचे ले आया, फिर नीचे से वापस ऊपर लेके आ गया, और ऑलमोस्ट हम अगर वैसे देखें तो कन्विक्शन के हिसाब से फ्लैट हो रहा है। 20,000 21,000 के इंडेक्स में 30 पॉइंट का भी मायना नहीं होता, 47,000 के इंडेक्स के अंदर 10 पॉइंट का मायना नहीं होता। तो इसलिए बिल्कुल फ्लैट, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। और यही बात आपको बाजार कर रहा है। इसी वर्ड को हमने कहा था कि शेक करता है, कमज़ोर हैंड्स को बाहर निकालेगा, वीक हैंड्स को अंदर रखेगा। और जिनको लगता है अभी अभी टूटा और अभी अभी चला, वो दोनों गलत साबित हुए आज। पहले हाफ में गिरा के उसने ये प्रूव कर दिया कि अभी अभी गिरेगा, फिर सेकंड हाफ में चला के चला अभी अभी चला, तो दोनों लोगों ने कुछ खास पैसा नहीं बना पाए होंगे, प्रीमियम्स इरोड हो रहे होंगे।
खैर एनी हाउ आगे बढ़ें। रिलायंस और एल&टी को कल जैसे आज इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई ना, ऐसी और परफॉर्मेंस दिखानी होगी। लीडरशिप की सख्त ज़रूरत है अगर इंडाइसिस में काम करना है। और दूसरी बात, जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा, बाद में आशीष सर ने भी इस चीज़ को प्रूव किया कि इंडाइसिस से बहुत अच्छे से पैसा नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। जो शेयर प्रॉफिट वाले वहाँ से बुक करो और जहाँ पे पैसा बन सकता है उन स्टॉक्स के साथ आओ। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज अभी आपको करने की ज़रूरत है। और एफआईज के नंबर के बदौलत भी मैं बता सकता हूँ कि वो मैक्स टू मैक्स 75% तक जाएंगे, 60 आ चुके हैं वो। तो आप बहुत बड़े लेवल्स की बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद ना करो। अभी धीरे धीरे करके हो सकता है बाजार चले, बट चल सकता है। अभी सिग्नल नहीं आया है कि टॉप बन गया मार्केट का। बहुत शुक्रिया आपका कुणाल, आज समय देने के लिए। जय पटेल आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे से गाइड किया आज हमको कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज समय देने के लिए। मेरे को और मनीष को आप इजाज़त दे सकते हैं। कल आपसे वापस मुलाकात होगी और हम कोशिश करें कि क्लोजिंग शो को और थोड़ा बेहतर और थोड़ा फाइन ट्यून करके आपके सामने लेके आए और उसका असर पिछले 24 घंटे से आपको दिख डिम्पी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। इजाज़त तो मैं आपको सिर्फ दूंगा, आप जाइए, कल फिर मिलेंगे हम लोग। हाँ, फिर मैं थोड़ी कल की तैयारी करवा देता हूँ, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स और निफ्टी पे आपने बता तो दिया है कि कल ये हो सकता है, ठीक है, तो बता दिया है। कल की तैयारी मैं करवा देता हूँ थोड़ा, फिर कल मिलते हैं। हाँ ठीक है सर। वैसे आपका जन्मदिन है, ये काम मैं आपको सौंपना नहीं चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं सर, आप ही रखिए। कुछ दिनों में और एक्सचेंज कर लेंगे। नहीं, डिम्पी आप हमेशा कहते हैं कर्म ही पूजा है। आप मैथोलॉजी में बहुत भरोसा करते हैं, ये मैं जानता हूँ। भगवद गीता आप बहुत पढ़ते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। तो ठीक है, कर्म ही पूजा है। 4 बजे के बाद तो फ्री। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद कल की